नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल नॉलेज इन मिनट्स में। और लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक नई वीडियो इसरो की नई रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी पर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने ऑटो रिक्शा से भी कम खर्चे में एक अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पर भेज दिया था। मतलब ऐसी यश गाथा है इसरो की। आजकल इसरो एक और फंडू सी टेक्नोलॉजी बना रही है, वो है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। रीयूजेबल सुनते ही स्पेस सेक्टर के साथ हमारे मन में इलन मस्क की तस्वीर आ जाती है। इलन मस्क और रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी का एक गहरा कनेक्शन है, लेकिन इसरो एक अलग ही रास्ते पर चल रही है। इसरो कुछ और ही बना रही है और इससे इंडिया के स्पेस सेक्टर की तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो आइए समझते हैं ये माजरा क्या है। लेकिन इससे पहले हमें समझना होगा कि ये रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी क्या है, जिसका बार बार नाम आता है। इमेजिन कीजिए आप दिल्ली से लखनऊ की एक ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन आपको सही सलामत लखनऊ पहुंचा देती है। लेकिन यह एक ऐसी ट्रेन है जिसका सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब इमेजिन कीजिए कि देश की हर ट्रेन के साथ यही समस्या है कि उसे सिर्फ एक बार चलाया जा सकता है। सोचिए हमें एक दिन में कितनी सारी ट्रेन बनानी पड़ेगी और इसमें कितना खर्च आएगा। क्या कभी इस तरह का कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम कर सकता है? नहीं कर सकता ना। लेकिन एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कई दशकों से ऐसे ही चला आ रहा है, स्पेस ट्रांसपोर्ट। अधिकतर अंतरिक्ष यान सिर्फ एक ही बार के लिए होते हैं, उन्हें दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। पृथ्वी से लॉन्च होने वाले किसी भी मिशन में दो बुनियादी चीज़ें होती हैं, एक रॉकेट होता है और उसके ऊपर एक स्पेसक्राफ्ट फिट होता है। रॉकेट का काम होता है धक्का लगाकर स्पेस यान को अंतरिक्ष तक पहुंचा देना। अंतरिक्ष यान को स्पेस में छोड़ने के बाद रॉकेट का काम खत्म हो जाता है। आमतौर पर वो पृथ्वी की ओर गिरता है और उसे किसी समुद्र में कुदा दिया जाता है। आगे इसे दोबारा काम में नहीं लिया जाता। इस तरह अच्छा खासा रॉकेट मिशन ख़त्म होने के बाद वेस्ट हो जाता है। इसलिए एक स्पेस मिशन में बहुत सारा खर्च आता है और शायद यही कारण है कि हम मनुष्य अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाए। सब ऐसे ही चल रहा था, सबने मान लिया था कि यही एक तरीका है स्पेस सेक्टर में काम करने का। लेकिन फिर एक आदमी की एंट्री होती है जो इस समझ को शीश आसन करवा देता है। इस आदमी का नाम है इलन मस्क। साल 2002 में इलन मस्क ने स्पेसएक्स नाम की एक कंपनी बनाई और इस कंपनी ने रॉकेट टेक्नोलॉजी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। स्पेसएक्स की बम्पर सक्सेस का कारण है रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी, यानी एक ऐसी रॉकेट टेक्नोलॉजी जिसमें चीज़ों को सिर्फ एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे स्पेस मिशन का खर्चा काफ़ी गुना कम होने लगा और स्पेसएक्स ने काफ़ी तरक्की हासिल की। हम इसरो की टेक्नोलॉजी को समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा स्पेसएक्स की रीयूजेबल टेक्नोलॉजी और उसकी यात्रा समझ लेते हैं। इलन मस्क ने मनुष्य को दूसरे ग्रह पर बसाने के उद्देश्य से स्पेसएक्स कंपनी बनाई। इसके लिए मंगल ग्रह को पहला टारगेट बनाया गया, लेकिन मस्क को जल्द ही यह बात समझ में आ गई कि मौजूदा रॉकेट टेक्नोलॉजी से यह सब करना मुश्किल होगा। इसलिए स्पेसएक्स ने रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किया। शुरुआत के कुछ सालों में स्पेसएक्स को घोर निराशा का सामना करना पड़ा। एक के बाद एक रॉकेट टेस्ट विफल होते जा रहे थे। जो सफल होते दिखाई देते वो भी अंत तक जाते जाते विफल हो जाते और बड़े बड़े संस्थानों में काम कर रहे वैज्ञानिक इसे बेवकूफ़ी भरा आइडिया बताते थे। लेकिन कुछ विफलताओं के बाद कुछ सफलताएं हासिल हुईं और दिसंबर 2015 में इतिहास रचा गया, जब पहली बार किसी रॉकेट को ऑर्बिट लॉन्च के बाद पृथ्वी पर दोबारा लैंड कराया गया। यह स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रॉकेट था। अप्रैल 2016 में इसी रॉकेट को लॉन्च के बाद अटलांटिक महासागर में तैनात
एक ड्रोन जहाज पर लैंड कराया गया। इसके बाद स्पेस एक्स रीयूजेबल रॉकेट से नए नए कीर्तिमान हासिल करने लगी। साइंस फिक्शन लगने वाली टेक्नोलॉजी हकीकत में तब्दील होने लगी। जो रॉकेट लॉन्च के बाद किसी काम का नहीं रहता था, अब उसे दोबारा यूज़ किया जाने लगा। इससे स्पेस एक्स ने खूब सारा पैसा कमाया। इस टेक्नोलॉजी की मदद से स्पेस एक्स एक ही रॉकेट से कई बार सैटेलाइट लॉन्च करती और स्पेस सेक्टर में दिग्गज माने जाने वाली अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा भी अपने काम के लिए स्पेस एक्स पर निर्भर रहने लगी। इलन मस्क का मानना है कि वह इसी तरह इंसानी बस्ती मंगल ग्रह पर स्थापित करेंगे। जब ये सब चल रहा था अमेरिका में स्पेस एक्स कंपनी के साथ, तब इंडिया में क्या हो रहा था? क्या इंडिया रीयूजेबिलिटी को लेकर कोई कोशिश कर रही थी? 2016 में जब स्पेस एक्स का रॉकेट एक ड्रोन शिप पर लैंड कर रहा था, तब इसरो एक टेस्ट की तैयारी कर रही थी और करीब एक महीने बाद इसरो इस टेस्ट को अंजाम देती है। टेस्ट का नाम होता है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर RLVTD। इसे अपनी देसी रीयूजेबल स्पेस टेक्नोलॉजी का पहला महत्वपूर्ण कदम बताया जा सकता है। यह एक बहुत छोटा सा कदम था। ऐसा कहा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी फ़िलहाल बेबी स्टेप ले रही है। अब यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसरो की रीयूजेबल स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है और वो इलन मस्क की टेक्नोलॉजी से कैसे अलग है। इसरो जो टेक्नोलॉजी तैयार कर रही है उसका नाम है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसे स्वदेशी स्पेस शटल भी कहा जाता है। स्पेस शटल दरअसल नासा का बनाया गया अंतरिक्ष यान था। ये रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट था, यानी इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता था। नासा 1961 से स्पेस शटल अंतरिक्ष में भेज रहा है। इसे एक रॉकेट के सहारे अंतरिक्ष में भेजा जाता था। वहाँ जो भी काम होता यह वह करता, फिर इसे पृथ्वी पर लौटाकर एरोप्लेन की तरह लैंड करा दिया जाता था। इसी विमान से कल्पना चावला लौट रही थी जब उनके साथ वो दुखद हादसा हुआ। नासा ने 2011 में स्पेस शटल को रिटायर कर दिया था। रशिया ने भी इसी तरह का बुरन नाम का एक स्पेसक्राफ्ट बनाया था, लेकिन उस प्रोग्राम को भी लॉन्च के बाद बंद कर दिया गया था और 2011 के बाद इस तरह के स्पेसक्राफ्ट यानी परों वाले स्पेस यान ने कभी उड़ान नहीं भरी। अब इसरो इस तरह का विंग स्पेसक्राफ्ट बना रही है जिसे लॉन्च के बाद दोबारा यूज़ किया जा सकेगा। ऐसे में ये सवाल उठता है कि जब अमेरिका और रूस ने यह टेक्नोलॉजी बंद कर दी, तो इसरो इस टेक्नोलॉजी को क्यों बना रही है? इसके बचाव में कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि अमेरिका जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा था वह 20वीं सदी की टेक्नोलॉजी थी और इसरो जिस टेक्नोलॉजी से व्हीकल बना रहा है वह 21वीं सदी की नई टेक्नोलॉजी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसरो का रीयूजेबिलिटी का आइडिया स्पेसएक्स से कहीं ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। स्पेसएक्स सिर्फ रॉकेट के निचले हिस्से को रिकवर करने पर ध्यान लगाती है, जबकि इसरो का फोकस रॉकेट के ऊपरी हिस्से को यानी स्पेसक्राफ्ट को बचाने में है। रॉकेट का यह ऊपरी हिस्सा ज़्यादा जटिल होता है और इसमें महंगे उपकरण लगे होते हैं। ऐसा दावा है कि इसे रिकवर करने पर कहीं ज़्यादा पैसों की बचत होगी। यह विंग स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में किसी भी चीज़ की डिलीवरी करने के लिए सक्षम होगा। यह सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़कर पृथ्वी पर वापस लौट आएगा। पृथ्वी पर मौजूद एक रनवे पर किसी एयरक्राफ्ट की तरह इसकी लैंडिंग होगी और फिर इसका इस्तेमाल किसी और मिशन के लिए किया जा सकेगा। आपको लग रहा होगा अंतरिक्ष से स्पेसक्राफ्ट को वापस लाना कौन सी बड़ी बात है, तो ज़रा सिचुएशन की कल्पना कीजिए जब एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा होगी। एक और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे तेज स्पीड से अपनी ओर खींचता है, दूसरी ओर वायुमंडल से पैदा होने वाला घर्षण भयंकर गर्मी पैदा करता है। इस हीट से स्पेसक्राफ्ट का तापमान 3-4 हज़ार डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो इस तरह का मटेरियल बनाना होगा जो इस तरह की हीट को झेल पाए।
और इसकी दिशा और स्पीड को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना होगा। सॉफ्टवेयर और अन्य उपकरणों की मदद से स्पेसक्राफ्ट ऑटोनॉमस लैंडिंग करेगा, यानी इसे कंट्रोल करने के लिए कोई आदमी नहीं बैठा होगा। ना ही पृथ्वी पर मौजूद मिशन कंट्रोल सेंटर से ऐसा किया जा सकता है। उस अंतरिक्ष यान को यह सब खुद करना होगा और ये सारे सिस्टम डेवलप करने के लिए खूब सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। एक बार यह टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई फिर ये हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी। तो इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम खूब सारा पैसा बचा सकेंगे और फिर हम नई नई चीज़ें भी ट्राई कर सकेंगे स्पेस में। ऐसी कई रिसर्च होती है जिन्हें केवल अंतरिक्ष में ही अंजाम दिया जा सकता है। मुख्यतः बायोलॉजी और फार्मा की कुछ रिसर्च के लिए ज़ीरो ग्रेविटी की ज़रूरत होती है और अंतरिक्ष इसके लिए बेस्ट होता है। ऐसे में इन एक्सपेरिमेंट का सामान लाने ले जाने के लिए RLV एक सेतु का काम कर सकेगा। RLV से सैटेलाइट को रिपेयर करने के लिए एक और रास्ता खुल जाएगा। अभी जिन सैटेलाइट में हल्की फुल्की खराबी आती है उन्हें डीऑर्बिट करके अंतरिक्ष में मजबूरन तबाह करना पड़ता है। RLV की मदद से शायद इन सैटेलाइट्स को पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा और इनमें छोटे मोटे सुधार करने के बाद वापस अंतरिक्ष में भेज दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह सब स्पेकुलेशंस हैं। एक नई टेक्नोलॉजी के आ जाने से क्या क्या बदल जाएगा इसके बस अभी कयास ही लगाए जा सकते हैं, पर सच मानिए बदलने बहुत कुछ वाला है। तो अब मन में सवाल उठ रहा होगा कि इंडिया की यह स्पेस टेक्नोलॉजी रियलिटी में कब तब्दील होगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक फुल फ्लैजेड भारतीय रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का टेस्ट करीब 10-15 साल बाद ही पूरा हो पाएगा, यानी हम इसे 2030 के दशक में अपनी पहली उड़ान भरते हुए देखेंगे। फ़िलहाल इस RLV को लेकर छोटे बड़े टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं, जो कि किसी भी स्पेस टेक्नोलॉजी के विकास का सहज रास्ता है। तो दोस्तों, यह तो सारी अच्छी बातें हो गई, लेकिन क्या इसरो को अपने इस काम के लिए क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ रहा है? इसरो पर सवाल यह उठते हैं कि इतना लेट काम क्यों हो रहा है। 2030 के दशक तक तो स्पेसएक्स जैसी कंपनियां बहुत आगे निकल जाएंगी। 2030 में स्पेसएक्स का मंगल पर मनुष्य को भेजने का प्लान है। दूसरी तरफ चाइना भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पिछले दशक में आप देखेंगे तो चाइना के मून और मार्स मिशन ने बहुत सारी सुर्खियां बटोरी हैं और चाइना ने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। मतलब हमारा जज्बा और दिशा तो ठीक है, लेकिन हमारी स्पीड पर सवाल उठाए जाते हैं। अब दूसरी तरफ आपको यह भी सोचना होगा कि स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी है, उसके पीछे एक अरबपति आदमी लगा हुआ है जिसकी ज़िंदगी का एक ही मतलब है कि उसे बस मार्स पर कॉलोनी बसानी है या स्पेस ट्रैवलिंग सिविलाइजेशन बनाना है। एक तरफ चाइना को देखें तो चाइना एक ऑटोटेरियन स्टेट है। वो पब्लिक कंसेंसस की चिंता नहीं करता है, उसके लोग क्या चाहते हैं उसकी चिंता नहीं करता है, उसको जो करना होता है वह करता है। दूसरी तरफ इंडिया में हम अगर इसरो को देखें तो इतनी कम फंडिंग मिलती है, फिर भी ऑलरेडी आप दूसरी स्पेस एजेंसीज से इसकी तुलना करें तो इतनी कम फंडिंग में इतना बढ़िया काम काबिले तारीफ़ है। एक और अच्छी चीज़ जो इस दिशा में अच्छा कदम उठा है कि जून 2020 से इंडिया ने स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज को एंट्रीज दे दी है, यानी अब तक जो काम सरकार देखती थी अब उसमें प्राइवेट कंपनीज भी हिस्सेदारी रखती हैं। अच्छा, वैसे हम इसरो को क्वेश्चन कर रहे हैं तो थोड़ा सा खुद के ऊपर भी सवाल देख लेते हैं। हम एज ए सिटीज़न, एज ए नेशन किस तरफ ज़्यादा ध्यान लगाते हैं? हमारे इंटरेस्ट भी तो सही तरह अलाइन नहीं है ना। अब हमें टीवी पर हिंदू मुस्लिम वाली डिबेट देखनी है, हो हल्ला चाहिए, तमाशा चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए न्यूज़ के नाम पर, तो दिशा भी तो उसी तरफ की होती है ना। आपको कब स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट आ जाता है? जो पब्लिक कंसेंसस उस तरफ बने कि सरकार के ऊपर दबाव हो कि वह इसरो की फंडिंग बढ़ाए। तो इसको थोड़ा एम्ब्रेस कीजिए। आप अच्छे समय में जी रहे हैं, आप खुश नसीब हैं। बाकी यार, थोड़ा देश में साइंस को लेके माहौल बनाइए, और माहौल बनाने के लिए आप जो एक कदम उठा सकते हैं वह यह है कि आप इस वीडियो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द एक रोमांचक वीडियो के साथ। बाय बाय।